नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। जैसे-जैसे गुजरात चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, लोगों का खासकर इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों की मांग है कि कुछ चुनाव पर भी आप बोल दीजिए संदीप जी। आप जानते हैं मैं चुनावी राजनीति से दूर रखता हूँ इस चैनल को, लेकिन नजदीक आते-आते लोगों के डिमांड पे मुझे चुनाव की खबरें करनी पड़ती है, क्योंकि भारत का जो पूरा हिंदू मानस है वो चुनावी ही हो गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता जो है चुनाव के मुकाबले, राजनीति के मुकाबले कम है। तो मुझे अपने पाठकों, दर्शकों का तो सुनना ही है, क्योंकि वही इस चैनल को चलाते हैं। तो गुजरात का जो चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वो कई चीज़ें स्पष्ट कर रहा है। एक तो दिखा रहा है कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी पिछड़ती जा दिख रही है। चुनाव प्रचार में, अब ग्राउंड पे क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिख रही है। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय क्या लिया कि आम आदमी पार्टी को, जहां उनकी सरकार है दिल्ली में, वहां के एमसीडी चुनाव में उलझा दिया। तो आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस एमसीडी चुनाव की तरफ चला गया और गुजरात से उनका फोकस डिफोकस्ड हो गया, और ये इसका फायदा उठाने में भाजपा सफल रही है। आम आदमी पार्टी का पूरा जोर एमसीडी चुनाव दिल्ली पे लगा दिया गया है। उसके साथ आम आदमी पार्टी के जो रोज घोटाले खुल रहे हैं, उनके जेल में जो मंत्री हैं, उनके मसाज पार्लर आदि जो दिख रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर धकेल रहा है, रोज जवाब देने और उनकी छवि को डेंट करने। इसके कारण आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में थोड़ी पिछड़ती दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आराम से इसको ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है, और डर का आलम ये है भारतीय जनता पार्टी का कि अपनी पहली सूची से वो करीब-करीब 38 सिटिंग एमएलए को हटा चुके हैं, 38 सिटिंग एमएलए का टिकट काट चुके हैं। और ये भाजपा का पुराना, मोदी जी के समय से ये प्लान बहुत काम करता है कि जो स्थानीय जनता का जो विरोध होता है भाजपा के प्रति, वो सिटिंग एमएलए को हटाकर उस विरोध को खत्म कर देते हैं। वो लोग कहते हैं मोदी जी तो हैं, लीडर तो है, और वो सारा गुस्सा जो स्थानीय एमएलए पे निकलना था उसको हटाकर नए कैंडिडेट देकर वो इसको कवर अप करते हैं। ये दिल्ली इलेक्शन एमसीडी में भी हुआ, ये आपको लोकसभा में भी दिखा कि गुजरात के आप अगर देखेंगे 2002, 2007, 12 उसमें आपको यही पैटर्न दिखेगा। साथ ही एक और बड़ी बात हुई कि भाजपा घबराई हुई है, इसका एक और अंदाजा मिलता है कि भाजपा ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी का टिकट ही काट दिया है। भाजपा जानती है कि हमारे उनके प्रति गुस्सा वहां बढ़ा हुआ है। एक तो भारतीय जनता पार्टी वहां 95 से लगभग जो है सत्ता में है, तो एंटी इनकम्पेंसी तो होता ही है। तो इसकी वजह से, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी थे, जिनको हटाया गया, दूसरे मुख्यमंत्री लाए गए पटेल, तो रूपाणी को का टिकट भी काट दिया गया है, भाजपा ने टिकट भी काट दिया है। और फिर कई नए चेहरे वो सामने ले आई है, और खासकर ग्लैमरस चेहरे पर उसने दाव खेला है। और पुराने जो कांग्रेस के, जो खासकर जो आंदोलन करता थे, हार्दिक पटेल जैसे, उसको भी अपने यहाँ शामिल कर लिया है। कांग्रेस की क्या पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, लोग वहां बातचीत में कह रहे हैं, और वो बाद में भाजपा उनको खरीद लेती है या भाजपा अपनी पार्टी में मिला लेती है। इसलिए कांग्रेस को वोट देना उनको लगता है कि बाद में भाजपा की तरफ भी ट्रांसफर है। तो ऐसे समय में नोटा 2017 में बहुत उपयोग हुआ था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 2017 में मात्र 99 सीट पे सिमट गई थी, और वो 2012 के मुकाबले 16-17 सीट कम रही थी। इसमें नोटा फैक्टर बहुत काम कर रहा था। इस वजह से भाजपा इस बार नोटा फैक्टर से बहुत घबराई हुई है। इसलिए इस सारे विश्लेषण को, और इसके साथ साथ आपको मैं ले चलूंगा तेलंगाना, जहां भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बीएल संतोष जैसे ताकतवर महासचिव पे कुछ आरोप लग रहे हैं। एसआईटी की जांच वहां खुली है। इसके अलावा बिहार में एक नया गठबंधन और रूप ले रहा है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक जिन लोगों ने किया उनको नोटिफिकेशन जा रहा है, वो खुश हैं। तो आप इंडिया स्पीक डेली के हर वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको हर वीडियो का वो नोटिफिकेशन भेजेगा। साथ ही अल्गोरिदम में आपको वो पुश करके दिखाएगा, यानी सजेस्टेड वीडियो में वो आपको इंडिया स्पीक्स डेली का वीडियो दिखाएगा। कमेंट यदि करेंगे तो आपके कमेंट से मुझे
काफी सुझाव मिलता है। आपके कमेंट मैं स्वयं पढ़ता हूं, मेरी टीम नहीं पढ़ती, मैं स्वयं पढ़ता हूं, तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, सामर्थ्यवान है तो कंटेंट का छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का, उसको जरूर चुकाइए। कैसे चुकाना है वो आपकी स्क्रीन पर, आपके पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए इस प्रोमो के बाद फिर चलते हैं गुजरात इलेक्शन में। जैसा कि आपको सब विदित है कि 3 नवंबर को चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल आदि का चुनाव घोषित किया था, तिथि घोषित की थी। हिमाचल का चुनाव हो चुका है। गुजरात में 2 चरण में चुनाव है। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण में चुनाव है, जो बस तिथि बहुत नजदीक है। और उस पहले चरण में 89 यानी 89 सीट पर चुनाव होना है। उसके अलावा दूसरे चरण में चुनाव 5 दिसंबर को होगा। 5 दिसंबर को बाकी बचे हुए 93 सीट पे चुनाव होगा। आपको ज्ञात हो कि गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं। ये रिजल्ट जो है 8 दिसंबर को हिमाचल चुनाव के साथ ही आएगा, यानी 8 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 1995 से ही लगातार वहां सत्ता में बनी हुई है और 2001 से तो नरेंद्र मोदी जी ही लगातार मुख्यमंत्री थे। 2014 तक वो वही थे। उसके बाद वो जब प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर काफी सारे मुख्यमंत्री बदले गए, जैसा कि 90 के दशक में होता था। तो 2017 में मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो चुनाव हुए गुजरात विधानसभा के, उसमें भाजपा 95 के बाद से सबसे कम सीट पे आई, 99 सीट पे आई। 95 में भी भाजपा को 121 सीट आई थी। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है गुजरात में, वो बढ़ा नहीं, गिरा और 99 सीट पे वो सिमट गई। इसमें एक बड़ी भूमिका नोटा की थी। नोटा पर हम आएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि गुजरात के इस चुनाव को हल्के में भाजपा नहीं ले रही, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब गुजरात से आते हैं। गुजरात ही उनका टर्फ है, उनका अपना पिच है। उस पिच को वो लूज नहीं करना चाहेंगे। लूज होता दिख भी नहीं रहा अभी। तो इसलिए उन्होंने जो सबसे उनका मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला है कि जो स्थानीय विधायक होते हैं उसको बदल दीजिए, जनता का गुस्सा कम हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने इस बार के जो पहली सूची जो जारी की, 38 सिटिंग जो एमएलए हैं उनके टिकट उन्होंने काट दिए। और टिकट सिर्फ उन्होंने काटे नहीं, बल्कि उन्होंने ग्लैमरस चेहरे पे पूरा दाव लगाया। ये वो करते रहे। आप लोकसभा में भी परवेश रावल आदि देखा है। इस बार उन्होंने जो क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा, उनकी जो पत्नी है रविंद्र जडेजा की, उनकी पत्नी ग्लैमरस चेहरे को सामने वो लेकर आए हैं। पाटीदार आंदोलन में जो पिछली बार जिन्होंने कोहराम मचाया था, हार्दिक पटेल, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ रही है और इसीलिए वो ग्लैमरस, अपने पुराने विधायकों की जगह ग्लैमरस चेहरे पर दाव लगा रही है। ये जो भाजपा का आप देखेंगे, उसमें अगर हम कुछ सीटों का, कुछ क्षेत्रों का आकलन करें, तो जैसे हम सौराष्ट्र ले लें, सौराष्ट्र में आप देखेंगे कि राजकोट जो शहर है उसका हमेशा केंद्र भाजपा रही है और ये गढ़ माना जाता है भाजपा का। लेकिन यहां भी भाजपा को इस बार हार का डर सता रहा था, जिसके कारण राजकोट शहर के चारों उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता तो उम्मीदवार बदलने की नौबत नहीं आती, लेकिन भाजपा इसको अप्लाई करती रही है कि आप सिर्फ केंद्रीय चेहरे को वोट दें, स्थानीय कितना भी कुछ हो उससे आप मतलब ना रखें। और ये एक बहुत हिंदुओं के लिए एक बड़ा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि फिर वो आदमी जिसका टिकट कटना है वो अपने क्षेत्र में 5 साल काम नहीं करता, पैसे मामले बनाने में रहता है। एक हिंदुओं को भी वो जो स्थानीय विधायक है वो कोई मदद नहीं करता, दंगा फंगा कुछ भी हो जाए तो, क्योंकि उसको लगता है आगे तो हम हैं ही नहीं। और जब वोट ही तुम मोदी जी को दिए हो, केंद्रीय चेहरे पे दिए हो, तो हमसे क्या। तो ये हिंदुओं के लिए खतरनाक स्थिति उभर रही है, लेकिन भाजपा को ये लाभ दे रहा है। तो वो स्थानीय चेहरे को बदल देते हैं, स्थानीय एमएलए को बदल देते हैं। और इसीलिए राजकोट जैसा गढ़ भाजपा का, उसके चारों विधानसभा में जो एमएलए हैं उनको बदल दिया गया है। सबसे बड़ी बात
कि राजकोट पश्चिम का जो सीट है उससे खुद विधायक थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनको भी बाहर किया गया। यानी भाजपा मान रही है कि विजय रूपाणी सरकार के प्रति गुजरात में गुस्सा था और इसलिए विजय रूपाणी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, टिकट नहीं दिया गया है। भाजपा राजकोट का जो पूर्व का विधायक है, आप देखेंगे परिवहन मंत्री वहां से आते थे, अरविंद रैयानी, परिवहन मंत्री का भी टिकट काटा गया है। दक्षिण से विधायक गोविंद पटेल थे और राजकोट ग्रामीण से विधायक लखाभाई सगठिया थे। इन सब ताकतवर थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, इनको हटा दिया गया। यानी भाजपा अपना एंटी इनकम्बेंसी और जो लोगों का गुस्सा है उसको दूर करने के लिए अपने पूर्व मुख्यमंत्री तक को चुनाव के इस रण क्षेत्र से बाहर वो कर चुकी है। नए चेहरे को इसमें लाया गया है ताकि नए चेहरे हो, उद्योगपति रमेश तिलारा जैसे नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट को, आपको ग्लैमरस चेहरे को, पिछले पाटीदार आंदोलन वालों को, इन सबको पूरी हर जगह इस तरह से उतारा गया है। राजकोट सीट की भूमिका आप ये समझे कि 2001 में राजकोट पश्चिम के जो विधायक थे बजूभाई वाला, उन्होंने ये सीट नरेंद्र मोदी के लिए खाली किया था जब नरेंद्र मोदी को तब की केंद्र सरकार यानी वाजपेयी की सरकार ने उनको बनाकर भेजा था वहां। तो ये वो गढ़ रहा है, वहां भी भाजपा इस बार डरी हुई और इसलिए उसने अपने सारे विधायक बदले और ये पैतरा उनका हमेशा क्लिक करता रहा है, इसलिए वो जीत जाएंगे। क्योंकि ये हमेशा आपने दिल्ली इलेक्शन में देखा, सारे एमसीडी के उम्मीदवार बदल दिए तो भ्रष्टाचार एमसीडी का पूरा मामला ही खत्म हो गया और नए चेहरे तो लोगों ने फिर कहा कि अरे मोदी जी है ना फिर नए चेहरे पे, और ये पैतरा वो आजमाते रहे हैं। तो इसमें जो है इस बार जो है आपको इस क्षेत्र पर एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है वो काफी है, क्योंकि वहां की सड़कें आज भी बहुत खराब है। पेपर लीक का मामला वहां आया था, कई वहां के जो उद्यमी हैं वो जीएसटी को लेके गए थे, तो महंगाई के फैक्टर वहां काम कर रहे हैं, कोविड-19 के बाद की स्थिति वहां, और सब व्यवसायी हैं, तो उनका कहना है कि वहां के लोग वो भाजपा के परंपरागत वोटर हैं। हम परंपरागत वोटर हैं, कई मीडिया चैनलों ने जो बात किया है, परंपरागत वोटर हैं, हम किसी और को वोट नहीं दे सकते, लेकिन हम लोगों को नोटा तो हम दबाएंगे। और 2017 में इस विधानसभा चुनाव 2017 के चुनाव में तीसरा सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिला था, तो इस संभावना से आप इनकार मत कीजिए। 2017 में भाजपा को 99 सीट पे सिमटाने में नोटा की बड़ी भूमिका थी, तीसरा सबसे बड़ा वोट नोटा को मिला था। तो इस बार भाजपा के वोटरों का जो मीडिया ने कई बात किया है उसमें वो आ रहा है कि हम कट्टर भाजपा समर्थक हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत खराब है और हम किसी और को वोट नहीं दे सकते, तो हम नोटा की तरफ जाएंगे। ये भाजपा को डर सता रहा है, इसलिए आप देखेंगे चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, चाहे भाजपा के नेता हो, वो लगातार कि नोटा को मत दबाइए जैसे मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलग बात है कि खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी नोटा पे वोट देने की अपील कर चुके हैं कि नोटा जनता के लिए विकल्प है, लेकिन अब भाजपा चूंकि सत्ता में है, मोहन भागवत से लेके सारे कह रहे नोटा मत दबाइएगा, क्योंकि 2017 में नोटा के कारण इनकी स्थिति दहाई का जो है आपको 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। और उसके बाद ये आपको बताऊं कि वहां जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस को लेकर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 2017 में जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था उसमें से ज्यादातर कई विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जाके भाजपा में ही मिलेंगे। तो अब आम आदमी पार्टी का फैक्टर क्या काम कर रहा है? आम आदमी पार्टी को मैंने जैसे कि बताया कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव की घोषणा करके आम आदमी पार्टी के पूरे रिसोर्स को एमसीडी की तरफ धकेल दिया गया, तो आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार बेहद कमजोर हो गया है गुजरात में। एक दूसरा, आम आदमी पार्टी इनको मेन टक्कर देती हुई दिख रही है, जिसके कारण भाजपा का पूरा आईटी सेल कांग्रेस पे नहीं आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसी से अंदाजा मिलता है कि आम आदमी पार्टी कहीं रेस में है, इसलिए उनके जो जेल में मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके वीडियोज शराब घोटाला, पता नहीं क्या क्या चीजें बहुत सारी जो आई है अभी, आम आदमी पार्टी का जो अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार का आरोप है वो सब लगातार अभी उछला है। लेकिन आप देखेंगे 8 दिसंबर के बाद ये आरोप सब भाजपा आईटी सेलर बंद कर देगा, तो अभी वो लगातार ये कर रहे हैं, उससे आम आदमी पार्टी की छवि तो डैमेज हुई ही है। भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो आम आदमी पार्टी उस डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है, तो वो तिहरी लड़ाई लड़ रही है गुजरात के जगह एमसीडी चुनाव और भ्रष्टाचार।
और इसमें भाजपा ने को सफलता मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी में का वहां का जो निम्न तबका है, निम्न मध्यम वर्ग है, जो आर्थिक सामाजिक रूप से थोड़ा निम्न मध्यम है, महंगाई की मार झेल रहा है, ऑटो चालक हैं, मजदूर वर्ग है, उसमें आम आदमी फैक्टर काम कर रहा है निम्न तबका में, और इसीलिए वो भाजपा को डरा रहा है कि कांग्रेस का वोट आम आदमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है निम्न मध्यम वर्ग और निम्न तबका में। तो ये भाजपा को तो पहला काम है कि उच्च वर्ग जो है उसमें उसको नोटा का डर सता रहा है। नोटा 2017 में कमाल दिखा चुका है इनको 100 के नीचे समेटने में, तो भाजपा उसको डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। कांग्रेस की लड़ाई वो समझ रही है कि जनता वहां बात कर रही है कि कांग्रेस को वोट दो, या अंत में भाजपा में मिलेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही है। हालांकि कांग्रेस सीट ले आए तो, क्योंकि परंपरागत वोटर तो उसके हैं ही, तो कोई बात नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने भी गुजरात में नहीं गए हैं, तो कांग्रेस की इसी से थोड़ा स्थिति लग रहा है कि कांग्रेस की उतनी मजबूत स्थिति नहीं है, वहां मजबूत क्या नहीं है, जो 2017 में वो मजबूत दिख रही थी, वरना राहुल गांधी जरूर जाते। और आम आदमी पार्टी 13 मोर्चे पे घिर गई है, लेकिन वो फाइट जो भी ये दे रही है, ये भाजपा के आईटी सेल प्रवक्ताओं और भाजपा के नेताओं, खुद प्रधानमंत्रियों के हमले से, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के हमले से पता चल रहा है कि उनका सारा हमला आम आदमी पार्टी की तरफ है, इसलिए वो फाइट करती हुई दिख रही है। भाजपा को अपने नोटा को संभालना होगा कि कहीं नोटा उनको नुकसान ना पहुंचा दे। अब मैं गुजरात से आपको ले चलूंगा तेलंगाना। तेलंगाना में विधायक के खरीद फरोख्त का मामला जो है वो सामने आया है, और इसमें बीजेपी के महासचिव का नाम आया है, और ये टीआरएस के एमएलए हैं पायलट रेड्डी समेत 4 विधायक को 26 अक्टूबर को रामचंद्र भारती, नंद कुमार, सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। रेड्डी का आरोप था कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, और इसी में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, ताकतवर महासचिव, राष्ट्रीय संगठन के महासचिव, जो संघ से ही भाजपा में आए हैं, बीएल संतोष को आरोपी बनाया गया है। सिर्फ आरोप लगा नहीं है, आरोपी बनाया गया है केस में। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में तेलंगाना पुलिस की एसआईटी ने गुरुवार यानी कि आज, बृहस्पतिवार आज को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और तीन अन्य को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपियों की संख्या अब 7 हो गई है। पुलिस ने बीजेपी महासचिव संतोष को हाईकोर्ट के आदेश पर दूसरा नोटिस भी थमा दिया है, जिसमें उन्हें 26 या 28 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। इससे पहले एसआईटी ने संतोष और अन्य को 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को नोटिस जारी किया था, और ये जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। आरोप है कि टीआरएस के 4 विधायकों को बड़ी रिश्वत देकर खरीदने और दल बदल कराने की कोशिश की गई थी, और ये आरोप भाजपा पे लग रहा है। तो आपको अभी गुजरात में भी बताया मैंने कि वो पिछली बार कांग्रेस वाला नॉर्थ ईस्ट में पूरी सरकार ही गायब हो गई है, आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये तो आप देख रहे हो है, तो ये वहां और वहां तो टीआरएस मजबूत है, तो उसने एसआईटी जांच, उन्हीं के बाद पुलिस है तो एसआईटी जांच करा दिया है। तो ये अक्टूबर में ही इस मामले में तेलंगाना सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, और पहले ही एसआईटी ने 3 लोगों को आरोपी बनाया था। एसआईटी की एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत में एक मेमो दायर किया गया, जिसमें बीएल संतोष, भारत धर्म जन सेना के प्रमुख तुषार वेल्लापल्ली, केरल के डॉक्टर जग्गू कोटिलिल और अधिवक्ता भूसारपु श्रीनिवास को आरोपी बनाया गया है। मामला साइबराबाद सीमा के मोइनाबाद पुलिस थाने में दर्ज किया गया है, और मुख्य आरोपी रामचंद्र भारती, के नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी के अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41A के तहत वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के रघुराम कृष्ण राजू को भी नोटिस भेजने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि उनको भेजा है या नहीं, लेकिन एसआईटी डॉक्टर जग्गू के भाई मणिपाल और उनके 3 निजी सहायकों, अमृता अस्पताल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, जहां इन सबको भी नोटिस भेज रही है। लेकिन सबसे बड़ा नाम है
बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष का, और उनको वहां पेश होना है 26 या 28 नवंबर को, और ये मामला बड़ा बन सकता है। इसके अलावा आपको मैं चुनाव की एक खबर जो है बिहार की तरफ ले जाऊंगा। बिहार में एक नया गठबंधन यानी विपक्ष पूरी तरह से एक होता जा रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, राजद यानी लालू तेजस्वी की पार्टी तो साथ आ ही गई थी, लेकिन एक और बाहुबली यादव पप्पू यादव जो इनके वोट काटते थे, पप्पू यादव जो है आरजेडी प्रमुख लालू यादव से जो है उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि महागठबंधन में उनकी वापसी लालू नीतीश कांग्रेस तय करेंगे। तो पप्पू यादव जो वोट काटते थे, और अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें गोपालगंज के उपचुनाव में राजद की जो कुछ 2000 से करीब से हार हुई, 2005 से वो सीट भाजपा के पास थी, इसके बावजूद भाजपा किसी तरह जीत पाई। उसका कारण था कि उसमें वोट कटवा के रूप में लालू के परिवार से ही कैंडिडेट खड़ा करा दिया गया था, यानी कौन, लालू के साले साधु यादव की पत्नी को, और ओवैसी करीब 12-17 हजार वोट इन लोग 12 और 8 हजार करीब वोट इन लोगों ने काटे थे, 12 हजार ओवैसी के और 8 हजार लालू के साले की पत्नी के। तो अब महागठबंधन उस योजना पे काम कर रहा है कि कोई भी छोटा दल वोट कटवा स्थिति में ना हो तो हम भाजपा को हरा सकते हैं, और इसीलिए पप्पू यादव का जो क्षेत्र है, पप्पू यादव को भी महागठबंधन में लाने की तैयारी है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में पप्पू यादव मिले हैं। पप्पू यादव की अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, और उन्होंने कहा है कि आधे घंटे की उनकी मुलाकात चली है और उन्होंने कहा कि हम तो औपचारिक बातचीत होती रही है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि महागठबंधन में उनके आने की रणनीति जो वो आएंगे इसका फैसला नीतीश लालू कांग्रेस करेगी। तो पप्पू यादव के अलावा पूर्व सांसद लवली आनंद, उसके विधायक बेटे आनंद भी जाकर लालू से मिले हैं, यानी एक गठबंधन जैसा वहां आकार ले रहा है। भाजपा वर्सेज सब होने जा रहा है, तो उसमें लवली आनंद भी जाकर मिले हैं, और लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास पे अभी ठहरे हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार 24 के लोकसभा के नजर से देखें हम तो बिहार से जदयू और भाजपा दोनों ने मिलकर करीब 32 सीट जीतने में सफल रही थी 40 में। तो भाजपा के पूर्ण बहुमत में एक वहां बड़ी जो है भूमिका बिहार की सीटों की थी। उससे पहले 14 में अगर देखेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला था, तो जदयू, लालू और भाजपा तीनों अलग अलग लड़े थे, उसमें भाजपा को बढ़त मिल गई थी। लेकिन जब विधानसभा इलेक्शन हुआ और लालू और जदयू जहां मिले वहीं जो है भाजपा साफ हो गई। उसके बाद फिर जदयू को, नीतीश को भाजपा अपने साथ लेकर लाने में सफल रही और सरकार टूटी। इस बार भी विधानसभा में अगर आप अभी सीट देखें तो सबसे बड़ा दल भाजपा नहीं है वहां के विधानसभा में, सबसे बड़ा दल लालू है, लालू यादव की पार्टी। तो जहां जदयू और राजद मिल गए और साथ में ये पप्पू यादव, आनंद मोहन, ये सब सारे, तो भाजपा के लिए अपने उस 32 सीट वाला तो अब खैर वो टूट ही गया गठबंधन, लेकिन बहुत मुश्किल होगी बिहार में, और यही प्रयास महागठबंधन लगातार कर रहा है। तो आज की ये प्रमुख खबर थी जो केवल चुनावी है। मैं आप सबसे आज रात नहीं मिल पाऊंगा, रात 9 बजे मैं आज कहीं बाहर जा रहा हूं, लेकिन पुष्कर जी के साथ मैं कल रात 9 बजे उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप सब टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोग भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं भेजें, अथवा संघ के लोग खासकर, अथवा परसों के लाइव में आप रहिए। आपकी कैसी भी टफ क्वेश्चन होगी हम उसको लेंगे, उस पर विमर्श करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि लोकतंत्र विमर्श से ही फलता फूलता है, गाली से नहीं। जैसा कि संघ के कई स्वयंसेवक, बड़े अधिकारी नहीं, कई स्वयंसेवकों वाले में ग्रुप में मुझे लेकर जो गाली गलौज, गुंडागर्दी, ताइक्वांडो से मारने, ये सब की जो बातें चल रही है,
लठैतीगिरी से लोकतंत्र नहीं चलेगा, चलेगा विमर्श से। और किताब से जो आप लोगों ने दुश्मनी कर रखी है, पुस्तक से, किताबी कीड़ा हो गया, किताबी हुआ है, तो किताबी ज्ञान ही इस्लाम को स्थापित किया, किताबी ज्ञान ही ईसाइयत को स्थापित किया, किताबी ज्ञान ही मार्क्सवाद को स्थापित किया। ईसाइयत का किताब बाइबल, इस्लाम का किताब कुरान, मार्क्सवाद का किताब दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। भारत की सनातन सभ्यता तब तक सुरक्षित रही जब तक हमारे शास्त्र आधारित चली। पुष्यमित्र शुंग हो, हरिहर बुक्का हो, राम हो, कृष्ण हो, सबने धर्म को, शास्त्र को ही आधार बनाया। पर आपका संगठन शास्त्र को गाली देता है, इसलिए आप लोग भी गाली देते हो। यही वजह है कि 25 के बाद जाकर पूर्ण बहुमत आपको 14 में मिली, उसको भी 10 साल ही हुए हैं कंटिन्यू करने के लिए हाँफ रहे हो। जरूरी यह है कि आप शास्त्र को आधार बनाओ, विमर्श करो, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो लठ भांजने से केवल आपके और लठ भी कहां भांजते हो? दंगे में तो आपकी हिंदुओं को बचाने में भूमिका रहती नहीं। दिल्ली दंगा का तो मैं उदाहरण हूं, आपकी भूमिका रहती नहीं। हिंदू जब लड़ते हैं तो उस पर गोली चलवाते हो, उसको जेल में डालते हो, और बाद में गणवेश में भोजन बांटने पहुंच जाते हो ताकि फोटोग्राफ्स हो जाते हैं। ये नहीं चलेगा, ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। और कोई हिंदू को खुद कह चुके हैं आपके जो अध्यक्ष हैं भाजपा के कि हम सब्सक्राइब नहीं करते भगवा को। तो हिंदू किसी की बपौती नहीं है, ये पोप कल्चर नहीं है, ये मुल्ला कल्चर नहीं है, ये पैगंबर कल्चर नहीं है, ये हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म देखने के का कल्चर है। एक संगठन, एक पार्टी, एक व्यक्ति के पास हिंदू अपने आप को गिरवे नहीं रख सकता, न कभी उसने रखा है। राम तक से प्रश्न उठाए गए, कृष्ण तक से प्रश्न उठाए गए। आप प्रश्नों से परे नहीं है, आप अपने प्रश्न लाइए, सभ्य भाषा होगी, आपके हर प्रश्न को हम शामिल करेंगे और उसका जवाब देंगे। असभ्य होगा अगर आपका भाषा, हम शामिल तो नहीं करेंगे, आप अपने संस्कार ज्यादा दिखाएंगे। इसलिए असभ्यता छोड़िए, विमर्श कीजिए। आप भी हिंदू हैं और विमर्श से ही रास्ता बनता है। तो कल रात 9 बजे हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आप संघ के स्वयंसेवकों का स्वागत करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।